Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live and we are back with the लक्ष्य गेट 2022 बैच पावर सिस्टम. और आज हम लोग करने वाले हैं यार इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का खात्मा, जिसके बाद हमारी सिर्फ एक यूनिट बचती है, विच इज दी पावर सिस्टम जनरेशन. पावर प्लांट की अगर बात करें तो अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, क्योंकि पावर सिस्टम जनरेशन से अक्सर क्वेश्चन नहीं देखा जाता. और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक यूनिट बच जाती है, दैट इज द पावर सिस्टम जनरेशन. तो यार इससे पहले हम आज के लेक्चर का आगाज करें यार, जल्दी से दबा के लाइक ठोक दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर दो, ताकि सबको पता रहे अंकित सर लाइव आ गए एंड दे हैव टू कम लाइव and attend this awesome session of economic load dispatch. So let me get started. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. Now, this all you know about me already, my dear friend, but what you need to know is that we have an organization standing besides us, that is an academy that empowers each and every educator to give out their maximum content, majority of content for free, and to help as many students as they can in this process. Now, our free initiatives are not only restricted to YouTube, they are also there on the Unacademy free platform. On Unacademy free platform, you get free classes, free quizzes, free test series, and Unacademy Combat. For that, you just have to download the app and then click on any free initiative, which you can unlock by simply using the code AnkitESE. Other than this, my dear, this is my tiny URL, tinyurl.com/AnkitESE. If you go to this link, you will find all my special classes that I have taken till date or I am going to take in the future. ठीक है? तो यार मैं अभी क्या ले रहा हूं, अभी मैं एनालॉग ले रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. डेली रात को 8 बजे आप उस बैच का हिस्सा बन सकते हो. दैट लिंक इज अवेलेबल इन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस. एंड माय डियर, देखो यहां पे इस चैनल के सभी वीडियोस मिल जाते हैं लास्ट ईयर के. उनके वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में लग जाते हैं 4 चांद. और बेटा मैं आपको मिलवाऊंगा इस चैनल से जो बच्चे रैंक लेके आए हैं, इस चैनल से जो अंडर 100 अंडर 500 रैंकर हमें मिले हैं, मैं सब लोगों से आपको मिलवाऊंगा. और तब आपको समझ आएगा इस चैनल ने क्या कर दिखाया है एजुकेशन की फील्ड में. इसके अलावा आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे. बेटा प्लस पे मिलते हैं इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक. और ना सिर्फ इतना, अगर कहीं डाउट आ जाए तो डाउट भी क्लियर किया जाता है यार. और एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस खुल जाते हैं. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, पीएसयू, एई, सेमेस्टर. और इसके बाद अगर कोई क्लास मिस हो गई तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. लेकिन अगर इससे भी 2 कदम आगे जाना है तो आइकॉनिक पे जाओ यार. आइकॉनिक में ये सब बेनिफिट्स के साथ साथ मिलता है पर्सनल कोच जो बनवाता है स्टडी प्लानर. टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट का होता है सेपरेट एनालिसिस. और बेटा एक डेडिकेटेड टीम जो कर देती है सारे डाउट्स को क्लियर. तो अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो मेरे भाई अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है 10% का डिस्काउंट. ठीक है. अब क्वेश्चन होगा कि सर YouTube से जब पढ़ सकते हैं तो हम लोग प्लस पे क्यों आए. बेटा YouTube पे ना कोई कमिटमेंट नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट होगा. क्या होता है YouTube के साथ अगर अटेंडेंस कम होती है तो वी आर फोर्स्ड टू शट डाउन एनी इनिशिएटिव. क्योंकि हमसे एक चीज का सवाल क्या आता है, अगर बच्चे नहीं आ रहे तो आप पढ़ा किसको रहे हो. तो अगर बच्चे नहीं आते तो इनिशिएटिव बंद करना पड़ता है. लेकिन प्लस पे अगर कोई इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है और फिर चाहे उसके अंदर एक बच्चा भी हो, बट उसको पढ़ाया जाता है. ये फर्क है. फिर प्लस पे माहौल अच्छा मिलता है यार. यहाँ पे अक्सर स्पैमर्स घुस आते हैं, पूरा माहौल बर्बाद कर देते हैं, क्लास का इंटरेक्शन जीरो करवा देते हैं. प्लस में आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चे जो कि रैंक लाना चाहते हैं. और ऐसे माहौल में आप मोटिवेटेड भी रहते हो और आप मेहनत भी करते हो बाकी बच्चों के साथ में. इसके अलावा यार अगर देखो अभी प्लस पे हमने नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने एनालॉग स्टार्ट किया है और विशाल सर लेके आ रहे हैं आपके लिए कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम 31 मार्च. ठीक है. तो बेटा मैंने एनालॉग स्टार्ट किया, अभी 3-4 क्लास हुई हैं, अभी भी ज्वाइन करते हो तो यू कैन कैच अप.
और अगर अंकित ईएससी कोड से बेटा ज्वाइन किया तो आपका 1 ईयर का फीस होगा 27,225, ठीक है, 27,225। इसके बाद 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। मैं तो रिकमेंड करूंगा बेटा 2 ईयर के लिए जाना, ताकि आपका पर मंथ कॉस्ट हो जाए मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन ईएमआई विदाउट एनी इंटरेस्ट। आइकॉनिक पे जाओगे तो बेटा 1 ईयर का फीस होगा 45,225, 2 ईयर का होगा 66,600 और 2 ईयर के लिए अगर जाओगे पर मंथ कॉस्ट मिनिमम है और डेबिट कार्ड पे भाई ईएमआई बन जाती है। चलो अब इसी बात पे कर लेते हैं शुरुआत। अब देखो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था फ्यूल कॉस्ट क्या होती है, मैंने हीट रेट बताया था, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बताया था, मैंने आपको लैग्रांजियन मल्टीप्लायर का मेथड बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि अगर पावर लॉस नहीं हो सिस्टम के अंदर तब किस तरह से हम इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम ये किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कितना लोड किस जनरेटर पे जाना चाहिए। बिल्कुल यार सही हो, गाइडेंस में हो, कोई भी अगर आपको गाइड कर रहा है एंड दे आर केपेबल ऑफ गाइडिंग तो इट इज इनफ, ठीक है। अब मैं देखो यार जानता तो नहीं हूं हर टीचर को, बट आई एक्सपेक्ट कि आप इतना बोल रहे हो कि किसी की गाइडेंस में तैयारी कर रहे हो तो अच्छा ही कर रहे होगे। आशुतोष बेटा मैं बहुत जल्द सेशन लूंगा सभी बच्चों के लिए, राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम कि लेक्चर के बीच में ये सब चीजें डिस्कस करूं, मैं बिल्कुल करूंगा सब चीजों पे बात, ठीक है। चलो तो यार आज हमें क्या बात करनी है ना, आज बात करेंगे पावर लॉसेस की और किस तरह से पावर लॉसेस होते हुए हम सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक लोड डिस्पैच करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है। अब देखो यार दो तरह के पावर लॉस होते हैं, टेक्निकल पावर लॉस और कमर्शियल पावर लॉस। सर ये कमर्शियल पावर लॉस क्या होता है? कमर्शियल पावर लॉस बेटा जैसे बिजली की चोरी की, अब वो जो आपने इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की, जो लोग वायर डाल के निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कायदे से उसकी बिलिंग तो नहीं हुई। अगर उसकी बिलिंग नहीं हुई तो मेरा पैसे का लॉस आ गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो हुई बट उसके बदले में रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। बट टेक्निकल पावर लॉसेस की बात करें तो ये वो लॉसेस हैं जो सिस्टम के अंदर आते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू हीट, ड्यू टू लाइट, कोई भी ऐसा फिनोमिना जो इलेक्ट्रिकल पावर को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, या ये कह दो इलेक्ट्रिकल पावर को अगर हम यूज ना कर पाए तो दैट इज कॉल्ड एज द टेक्निकल लॉस। अब ये जनरेटर में आ सकता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर में आ सकता है, लाइन में आ सकता है। देखो जनरेटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, इग्नोर कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मर का बेटा हाईली एफिशिएंट मशीन है। ट्रांसफॉर्मर इज द मशीन हैविंग हाईएस्ट एफिशिएंसी, और ये जनरल नहीं, ये जनरेटर होगा। तो हम लोग मेनली कंसीडर करते हैं कौन से लॉसेस? ट्रांसमिशन लाइन पावर लॉसेस। कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कौन से लॉसेस आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। जनरेटर के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, या फिर आप ये समझ लो हम ऐसा कह देते हैं वी कंसीडर आउटपुट पावर। हम सीधे जनरेटर की कौन सी पावर लेते हैं? आउटपुट पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर। अब जब जनरेटर की आउटपुट पावर ले रहे हो तो उसके अंदर कितने लॉसेस आए हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जनरेटर के अंदर कितने लॉसेस आए हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम जनरेटर के अंदर की पावर नहीं ले रहे, जनरेटर जो पावर डिलीवर कर रहा है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर का बेटा एफिशिएंसी बहुत हाई होता है, तो इसके लॉसेस को इग्नोर कर दिया। अब बचा क्या? बस ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर देखो एक सिस्टम ले लेते हैं, यहां दो जनरेटर है और एक लोड है। इस लाइन का रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका है R3। अगर यहां से आया I1, इधर से आया I2, तो इधर कितना आ गया? I1 प्लस I2। अब पावर कैसे निकलेगा? पावर लॉस कैसे निकलेगा? 3 टाइम्स I1 स्क्वायर R1, I2 स्क्वायर R2, I1 प्लस I2 स्क्वायर R3। पावर लॉस कैसे निकाला? तीनों लाइंस के पावर लॉस को ऐड कर दिया। अब देखो I1 स्क्वायर की टर्म अलग करी, I2 स्क्वायर की और I1 I2 वाली भी सेपरेट कर ली।
अब मैं अगर यहां पे देखूं पावर क्या होगी, √3 VLIL इंटू पावर फैक्टर, √3 VLIL इंटू पावर फैक्टर। यहां से बेटा अगर I1 निकालोगे तो वो P1 अपॉन √3V1 इंटू पावर फैक्टर, P1 अपॉन √3V1 इंटू पावर फैक्टर। और I2 की अगर बात करें, P2 अपॉन √3V2 इंटू पावर फैक्टर, P2 अपॉन √3V2 इंटू पावर फैक्टर। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई भाई? तो इस तरह से बेटा आप I1 और I2 एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आपके पास जो लॉसेस हैं वो I1 I2 की फॉर्म में है। अगर आप I1 I2 को सब्स्टिट्यूट कर दो पावर की टर्म्स में तो आपको लॉस मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर। देखो यहां पे यही ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू एक्सप्रेस लॉस एज अ फंक्शन ऑफ पावर डिलीवर्ड, तो अगर मैं करंट को, ठीक है, अगर मैं करंट को पावर के टर्म्स में डालूं तो देखो एक टर्म आ गई बेटा मेरे पास P1 स्क्वायर, एक आ गई P2 स्क्वायर और एक आ गई P1 P2 वाली, एक आ गई P1 P2 वाली, एक P1 स्क्वायर, एक P2 स्क्वायर और एक P1 P2, और ये जो है ना √3V1 का होल स्क्वायर होगा, है ना? सही बात है ना? हाँ, √3P1 का स्क्वायर होगा और ये ब्रैकेट के बाहर है तो यहां भी 3। अब देखो √3 का स्क्वायर बना 3 कट गया, √3 का स्क्वायर बना 3 कट गया, ये 3 और ये 3 भी कट गया, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल लॉसेस। क्या आ गया? फाइनल लॉसेस। समझ में आया? हमने लॉस निकाला करंट के टर्म्स में, करंट को एक्सप्रेस किया पावर के टर्म्स में, तो लॉस डिपेंडेंट किस पे है? पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर। ऐसा सोचो यार, अगर जनरेटर ज्यादा पावर जनरेट करता है, डिलीवर करता है, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा लॉसेस भी होंगे। ठीक है, तो यहां पे वी हैव derived losses as a function of power generated। ठीक है, we have derived losses as a function of power generated। अब देखो ये जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही थी ना पावर के साथ, इसमें हमने इस कांस्टेंट को लिख दिया B11, B22 और B12। देखो ये पावर के साथ आ रही है ना टर्म, देखो क्या आ रही है, R1 प्लस R3 V1 स्क्वायर। ऐसे देखो R1 प्लस R3 V1 स्क्वायर PF1 का स्क्वायर, R2 प्लस R3 V2 स्क्वायर PF2 का स्क्वायर, R3 बाय V1 V2 PF1 PF2। ये जो टर्म्स पावर के साथ आ रही हैं इनको आपने कांस्टेंट्स की तरह दिखा दिया यहां पे। ये B11 किसके प्रोपोर्शनल है? R1 प्लस R3। B22 है R2 प्लस R3। B12 B21 है R3 के प्रोपोर्शनल। तो ये चीज आपको याद रखनी है यार, ये अभी मैं यूज करवाऊंगा, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, अब आप चाहो तो ना लॉस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे ना तीनों, अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तीनों, तो आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन। ब्रशलेस डीसी मोटर का वीडियो बनाइए अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम निकाल के बेटा, अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो शेड्यूल तुम बिजी समझ रहे हो ना वो सुपर बिजी है। लिटरली मुझे दिन भर में सिर्फ 2 घंटे फ्री मिलते हैं, जिसमें लंच भी करता हूं और जिसके अंदर थोड़ा सा रेस्ट भी लेता हूं बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11:30-12 बजे तक
मात्र 2 घंटा फ्री मिलता है लंच प्लस रेस्ट के लिए। अब यार अगर तुम कह रहे हो उसमें भी मैं वीडियो बनाने में लग जाऊं तो फिर मेरे भाई फिर तो मैं बस उठ ही जाऊंगा इस दुनिया से, और जितने लेक्चर बने हुए हैं ना बस वही देखते रहना फिर। अब देखो ये जो कोएफिशिएंट्स है इनका यूनिट क्या होता है, इधर ये आता है मेगावाट में और ये आता है मेगावाट के स्क्वायर में। P1 का स्क्वायर क्या हुआ, मेगावाट का स्क्वायर। PL किस में आएगा, मेगावाट में। तो मेगावाट अपॉन मेगावाट का स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होती है, मेगावाट इनवर्स। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमने जो पूरी डेरिवेशन की है सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, आप थोड़ा सा डायग्राम को माइंड में लेके चलना यार। और इसके अंदर ये याद रखना ठीक है। ये कुछ बातें यहां से जो कि आपको याद अगर एग्जाम के अंदर रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर पाएंगी, ठीक है। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने इस फॉर्मूले को सिग्मा की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब मैं कह रहा हूं अगर दो ही जनरेटर हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला भी है, और आपको क्वेश्चन जो है ना दो ही जनरेटर्स पे आएगा, आपको n जनरेटर्स पे आएगा ही नहीं। यू ओनली हैव टू रिमेंबर द एक्सप्रेशन फॉर 2 जनरेटर। और यहां पे कितने जनरेटर हैं, n जनरेटर्स के लिए हमने किया है तो हमने 2 समेशन चलाए हैं, एक i इक्वल टू 1 से n और एक j इक्वल टू 1 से n, ठीक है। pi pj bij, इस तरह सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे यार। अब इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विद पावर लॉस, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, विदाउट पावर लॉस, और इस बार हम कह रहे हैं विद पावर लॉस है। तो प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइज द टोटल फ्यूल कॉस्ट। टोटल फ्यूल कॉस्ट इज नथिंग बट सम ऑफ, टोटल फ्यूल कॉस्ट इज नथिंग बट सम ऑफ फ्यूल कॉस्ट ऑफ ऑल जनरेटर, sum of fuel cost of all generators, ठीक है भाई। subjected to the constraint, subjected to the constraint क्या है भाई, generated power, generated power is demand plus losses। जनरेटेड पावर इज डिमांड प्लस लॉसेस। अब यहां पे क्या होगा, जनरेटेड पावर इज I इक्वल टू 1 to n सिग्मा PI, यानी सभी जनरेटर से जनरेटेड पावर का अगर मैं सम कर लूं तो किसके बराबर आना चाहिए, डिमांड प्लस लॉस। अब मैंने आपको क्या बताया था, लैग्रांजियन मल्टीप्लायर का मेथड अगर कभी लगाते हैं तो एक होता है फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड माइनस लैम्डा टाइम्स द कंस्ट्रेंट। पहले क्या लेते हैं, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड माइनस लैम्डा टाइम्स द कंस्ट्रेंट। धनश्री बेटा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है, अगर आप ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स वाले मेरे लेक्चर देखोगे वहां मैंने ऐसा क्वेश्चन भी कराया, उसका कंसेप्ट भी बताया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट आ गया भाई, ये कौन सा कंस्ट्रेंट आ गया, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट।
और बेटा इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है आपके पास? इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट हमेशा एक होता है, कौन सा? कि जो आपकी पावर है पीजीआई मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक ही लाई करनी चाहिए। पावर पे दो लिमिट्स आ जाती हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ठीक है, इसके बीच में पावर रहनी चाहिए। मैंने बताया भी था ना, अगर पावर इस लिमिट को वॉयलेट कर जाए तो लिमिट के बराबर मान लेना। अब देखो हमने क्या किया, हमने एक नया फंक्शन बना दिया सी टी प्लस लैम्डा टाइम्स द इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, जहां लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर क्या करना होता है? जितने भी वेरिएबल हैं हर एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे? पीआई के रेस्पेक्ट में। डेल एफ बाय डेल पीआई इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज डेल सी टी बाय डेल पीआई, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पीआई लैम्डा, डिमांड का डेरिवेटिव 0, क्योंकि डिमांड होती है कांस्टेंट। डिमांड कांस्टेंट मान के चलते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है डिमांड हमेशा सेम रहेगी, इसका मतलब है डिमांड कभी जनरेशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जनरेशन डिमांड पे डिपेंड करता है। यानी पावर इस हिसाब से जनरेट करते हो जिस हिसाब से लोड होता है, बट लोड ये नहीं देखता कितनी पावर पैदा हो रही है। ठीक है, तो लोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड, सॉरी जनरेशन। मैं लिख भी देता हूं, डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ जनरेटेड पावर। ठीक है, अब डेल पी एल बाय डेल पी आई आया, डेल पी एल बाय डेल पी आई -1। सर ये 1 क्यों आया? मैंने बताया था अगर P1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो P2 का डेरिवेटिव 0, P3 का डेरिवेटिव 0, P4 का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ एक पावर का डेरिवेटिव आएगा, और वो भी कौन सी पावर का? जिसका डेरिवेटिव आप जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो। यानी P1 का डेरिवेटिव P1 के रेस्पेक्ट में 1 आता है, बाकी P1 का डेरिवेटिव किसी भी पावर के रेस्पेक्ट में लोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं? डेल पी जे बाय डेल पी आई, ये तो 0 आएगा। इसका मतलब है जनरेशन ऑफ ईच प्लांट, जनरेशन ऑफ ईच प्लांट is independent of other plants। बाकी प्लांट कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू बेटा विनय। लिटरली मैं बताऊं, आज वो एनआईटी हमीरपुर के सेशन के चक्कर में ना इतना हेक्टिक हो गया दिन कि अभी मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। बट अभी एक सेशन और बाकी है। मैंने बोला है 11 बजे टीम के साथ लाइव आएंगे, कंप्लीट टीम को लेके आएंगे। अब देखो 3 बजे सेशन हुआ तुम्हारे कॉलेज का 4 बजे तक, फिर 5 बजे क्लास हुई, फिर 6:30 बजे क्लास हुई, फिर 8 बजे क्लास हुई, अब 9:30 बजे क्लास है, फिर 11 बजे एक और सेशन है। तो 6 सेशन 3 बजे से लगातार। तो थकान तो हो जाती है, बट यार मेरा एक्सपेक्टेशन ना बच्चों से सिर्फ और सिर्फ इतना रहता है कि बच्चे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें। ठीक है, और इसी तरह का कुछ चेंज अब हम यूट्यूब पे लेके आएंगे। अगर बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे तो देन वी विल टेक एक्शन ऑन दैट इनिशिएटिव। क्योंकि यार हम लोग देते जाते हैं एक तरफ से, लेकिन पूरी टीम डीमोटिवेट हो जाती है। बच्चे जहां दिखते हैं, अगर बच्चे बैठे होते हैं ना, तो पढ़ाने में उतना ही आनंद आता है। अब जैसे पावर सिस्टम में बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, मेरा एक एम है कि ये प्लेलिस्ट बेहतरीन बनानी है, गजब का पावर सिस्टम पढ़ाना है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या किया, डेल सी आई बाय डेल पी आई माइनस लैम्डा 1 माइनस डेल पी एल बाय डेल पी आई, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के। डेरिवेटिव 0 ही तो करना है, डेरिवेटिव 0 ही तो करना है। बिल्कुल प्रतीक, काउंसलिंग भी करेंगे। अब बेटा अगर डेरिवेटिव 0 करोगे तो पहले ये समझो, इंक्रीमेंट, ये जो टोटल कॉस्ट थी इसमें से एक ही डेरिवेटिव क्यों बचा? इसमें से एक ही डेरिवेटिव क्यों बचा बेटा? उसका एक रीजन है। क्या रीजन है इसका?
यहां पे इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बाकी जनरेटर्स की कॉस्ट ith के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो होगा। मैं ये कहना चाहता हूं डेल Cj बाय डेल Pi इज जीरो, कॉस्ट ऑफ एनी जनरेटर, कॉस्ट ऑफ एनी जनरेटर only depends on power generated by that particular generator, by that particular generator। ठीक है, तो इसीलिए एक ही जनरेटर की पावर का डेरिवेटिव आएगा बेटा। जैसे अगर आप ith के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिर्फ ith का आएगा, डेल Ci बाय डेल Pi, डेल Ci बाय डेल Pi। अब इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि लैम्डा अगर आप निकालें, यहां से जीरो करके लैम्डा अगर आप निकालें तो लैम्डा क्या आएगा भाई, लैम्डा ये आएगा, लैम्डा ये आने वाला है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ith यूनिट ओवर 1 माइनस डेल PL बाय डेल PI, 1 माइनस डेल PL बाय डेल PI। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव जाने दो, ये गलत आएगा इस तरह से अगर सोचेंगे, ये वाला पार्ट इग्नोर कर दो। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला देखो आप जानते हो, लॉस का फॉर्मूला आप जानते हो, तो ये जब डेल PL बाय डेल PI निकालोगे तो लॉस का डेरिवेटिव लेना है पावर के रेस्पेक्ट में। देखो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो लॉस पावर पे डिपेंड करता है, तो आप यहां पे पावर के रेस्पेक्ट में यानी P1 के रेस्पेक्ट में या फिर P2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, या फिर दोनों में लोगे, दोनों में लेना है। ठीक है, एक बार P1 के रेस्पेक्ट में, एक बार P2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो देखो यही तो लिखा है 1 बाय 1 माइनस डेल PL बाय डेल PI। ये जो है ना इसे कहते हैं पेनल्टी फैक्टर, इसे कहते हैं पेनल्टी फैक्टर एंड दिस इज यूनिटलेस। तो आप अगर इसको पेनल्टी फैक्टर कह रहे हो तो आप क्या कह सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू Li इंटू ICI, लैम्डा इक्वल टू Li इंटू ICI, और इसकी यूनिट रुपीस पर मेगावाट आवर है, सेम एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, तो Li तो यूनिट लेस है ना, इसीलिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाली ही यूनिट आ जाती है लैम्डा की Li इंटू ICI। Li इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक समझ आया? जल्दी से चैट में कंफर्म करो यार अगर यहां तक क्लियर है। तो लास्ट टाइम क्या आया था, विदाउट लॉसेस क्या आया था, लैम्डा इज इक्वल टू ICI, सभी की इंक्रीमेंटल कॉस्ट लैम्डा के बराबर आई थी। और अब की बार क्या आया, लैम्डा इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनटू पेनल्टी फैक्टर। तो इस बार इंक्रीमेंटल कॉस्ट में पेनल्टी फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। जल्दी बोलो भाई, चमक गया? चलो, तो ये कंडीशन याद रखनी है, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। याद रखोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। अब देखो यार, यहां पे कोऑर्डिनेशन इक्वेशन क्या बनती है, L1 इंटू IC1 इज इक्वल टू L2 इंटू IC2 इक्वल टू L3 इंटू IC3 अप टू Ln इंटू ICN। तो यहां से कोऑर्डिनेशन इक्वेशन से कितनी इक्वेशन आ जाती हैं बताओ? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कोऑर्डिनेशन इक्वेशन कितनी इक्वेशन बना के देती है? कोऑर्डिनेशन इक्वेशन रिजल्ट्स इन n-1 इक्वेशंस। तो मैंने बताया था nth इक्वेशन कहां से आती है, nth इक्वेशन हमेशा कंस्ट्रेंट से आती है यार। कंस्ट्रेंट क्या है कि सभी जनरेटर की पावर का सम
किसके बराबर आता है? डिमांड प्लस लॉस। ठीक है, और लॉस का आपको फॉर्मूला पता है, लॉस का आपको फॉर्मूला पता है समेशन, बेटा प्लस पे मेरा एनालॉग चल रहा है डेली सुबह 7 बजे, अभी 4 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। अभी सेमीकंडक्टर और डायोड का कंस्ट्रक्शन कराया है, मंडे से हम डायोड के एप्लीकेशन पे आएंगे। ठीक है, तो लॉस का आपको फॉर्मूला पता है, और कोऑर्डिनेशन इक्वेशन क्या है? IC1 इंटू L1 इक्वल टू IC2 इंटू L2 इक्वल टू IC3 इंटू L3, ऐसे करके। ठीक है, और पेनल्टी फैक्टर क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, LI 1/1 माइनस डेल PL बाय डेल PI, ये है पेनल्टी फैक्टर। अब देखो लैग्रांजियन मेथड, तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है मैंने आपको बताया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाली इक्वेशन से या कोऑर्डिनेशन इक्वेशन जिसे कहते हैं, वहां से n-1 इक्वेशन निकालो। nth इक्वेशन आएगी कंस्ट्रेंट से, और सबको मिला के निकाल दो n वेरिएबल। तो देखो यहां क्या लिखा है, टू गेट द मिनिमम फ्यूल कॉस्ट डिसीजन द प्रोडक्ट ऑफ पेनल्टी फैक्टर एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑल द प्लांट शुड बी सेम। ये बात कर रहा है कोऑर्डिनेशन इक्वेशन की भाई, कि मिनिमम कॉस्ट लाने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनटू पेनल्टी फैक्टर सभी प्लांट का इक्वल आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इक्वेशन बता रहा है द प्रोडक्ट ऑफ पेनल्टी फैक्टर इनटू इंक्रीमेंटल कॉस्ट मस्ट बी सेम। द पेनल्टी फैक्टर ऑफ जनरेटर इंक्रीजेस इफ then the incremental cost should reduce to maintain the constant product। बेटा एक सिंपल सी बात कह रहा है, अगर पेनल्टी फैक्टर बढ़ाओगे, देखो ICI इंटू LI लैम्डा के बराबर है कांस्टेंट, तो वो कह रहा है भैया पेनल्टी फैक्टर अगर बढ़ेगा तो IC को कम करो, पेनल्टी फैक्टर अगर बढ़ाओगे तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट को घटाओ, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है पावर के साथ लीनियरली वेरी करती है। IC लीनियरली वेरीज विद पावर, ऐसे कह सकते हैं ना, एकदम डॉक्टर जैकॉल की तरह। तो इसीलिए बेटा जब IC कम होगा तो पावर भी कम होगी। तीसरा देखो, इफ डिस्टेंस बिटवीन द लोड सेंटर एंड जनरेटर इंक्रीजेस द पेनल्टी फैक्टर इंक्रीजेस। तो पेनल्टी फैक्टर LI इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड जनरेटर I। ठीक है, लोड और जनरेटर के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पेनल्टी फैक्टर इज अ फिजिकल पैरामीटर, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, बता दिया। L min if the possible load center is directly connected to generator terminal। हाँ बना सकते हो सना, आप बना सकते हो हैंड रिटन नोट्स बेटा। इसका क्या मतलब है, देखो मिनिमम पेनल्टी फैक्टर जो होता है ना वो 1 होता है, और ये कब होता है? जब लोड और जनरेटर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, यानी जिस बस पे जनरेटर लगा है उसी बस पे लोड लगा है। यहां पे क्या कह सकते हो, जनरेटर एंड लोड कनेक्टेड टू सेम बस। ठीक है, इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉसेस इंक्रीजेस द पेनल्टी फैक्टर इंक्रीजेस। इसका मतलब है अगर डेल PL बाय डेल PI बढ़ेगा तो LI बढ़ेगा। ऐसा कैसे बोल रहे हैं सर? देखो जरा, ये देखो, अगर ये डेल PL बाय डेल PI बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, सही है, डिनोमिनेटर घटेगा तो इससे LI बढ़ेगा। तो हमने यही तो बोला, अगर ये डेरिवेटिव बढ़ता है तो LI भी बढ़ेगा। अभिषेक ये सारे PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं बेटा, तो
तो आप मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे रहोगे तो आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे। सही है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए भाई। तो ये ध्यान रखना, जनरेटर, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जनरेटर जितना दूर होगा लोड से उतना ज्यादा होगा पेनल्टी फैक्टर, या ये कह दो अगर जनरेटर लोड से दूर लगाते हो तो पेनल्टी ज्यादा पड़ती है। अब देखो कुछ एक एग्जांपल, यहां पे देखो, लोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू जनरेटर 1 है ना, लोड जनरेटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है यार आपका। इस केस में आप देखो, मैं आपको ओरिजिनल फिगर दिखाता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। यहां से ना आपका कंपैरिजन बनेगा, क्योंकि लॉस कोएफिशिएंट के बारे में अगर आपको बात करनी है बेटा तो आपको ना R1 R2 R3 के बारे में बात करनी होगी। यहां पे देखो ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था। अब देखो मेरे भाई, अगर आप ये लोड डायरेक्टली उठा के इस वाली बस पे डाल दो, अगर आप यहां से यहां चले गए तो ये R3 वाली वायर गई, ये R1 वाली वायर भी गई, क्योंकि लोड डायरेक्टली कनेक्टेड होगा जनरेटर 1 से, तो R1 और R3 नहीं रहेगा। ठीक है, R1 और R3 नहीं रहेगा। तो मैंने यही बोला है, R1 इज 0, R3 इज 0, R2 इज नॉन जीरो, R2 इज नॉन जीरो। अब B11 मैंने लिखवाया था R1 प्लस R3 के प्रोपोर्शनल है तो 0 आ गया। B12 R3 के प्रोपोर्शनल है, 0 आ गया। B22 प्रोपोर्शनल था R2 प्लस R3 के, तो इसमें R2 नॉन जीरो है, इसीलिए ये नॉन जीरो आया। समझ आया? ये मैंने अभी आपको याद करने के लिए बोला था, B11 प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R3, B12 प्रोपोर्शनल टू R3, B22 प्रोपोर्शनल टू R2 प्लस R3। तो बेटा R2 प्लस R3 में से R2 नॉन जीरो था, जिस कारण से B22 आया नॉन जीरो, B22 आया नॉन जीरो। अब यहां पे देखो ये इक्वेशन B11 है, B12 है, B22 है, इसमें B11 तो 0 हो गया, B12 भी 0 हो गया, क्या बचा? B22, तो B22 इंटू P2 स्क्वायर, B22 इंटू P2 स्क्वायर। अब अगर आप डेरिवेटिव लोगे P1 के रेस्पेक्ट में तो 0 आएगा, क्योंकि यहां सिर्फ क्या है? P2 है, और P2 के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लोगे 2B22 P2, 2B22 P2। अरे भाई टेलीग्राम लिंक हर क्लास में देता हूं, t.me/GetAIR1। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब आपको पेनल्टी फैक्टर पता है भाई किसी भी जनरेटर का 1/1 माइनस del PL बाय del PI। अब अगर आप फर्स्ट जनरेटर के रेस्पेक्ट में देखो, del PL बाय del P1 0 आ रहा है, 1/1 माइनस 0 इज 1, 1/1 माइनस 0 इज 1। और दूसरे जनरेटर के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है? 2B22 P2, तो 1 माइनस 2B22 P2, 2B22 P2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? इट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1/1 माइनस 2B22 P2। क्लियर है भाई? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको बढ़िया तरीके से? क्योंकि 1 के अपॉन में 1 से छोटी कोई वैल्यू है तो 1 से बड़ा आएगा नंबर। अब ऐसे ही देखो दूसरे जनरेटर पे चला गया, इस बार क्या होगा? इस बार R2 R3 0 है और R1 नॉन जीरो है, तो जैसे लास्ट टाइम B22 नॉन जीरो आया था, इस बार B11 नॉन जीरो आ रहा है, B11 नॉन जीरो आ रहा है, बाकी दोनों जीरो आ रहे हैं। तो पिछली बार B22 P2 स्क्वायर आया था, इस बार B11 P1 स्क्वायर आ गया। इसका डेरिवेटिव 2B11 P1 और P2 के रेस्पेक्ट में 0, तो L1 कितना आया? 1/1 माइनस 2B11 P1, और L2 कितना आया? 1। समझ आया? बस 1 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 1 हो गया।
लोड पहले 1 से कनेक्टेड था, इस बार 2 से कनेक्टेड है। अब लास्ट अगर बीच में आ गया, अगर आप देखो ओरिजिनल डायग्राम से कंपेयर करो, अगर मैं यहां लगा रहा हूं लोड तो R3 0 हो जाएगा, बस क्या बचेगा R1 और R2। तो देखो R1 नॉन जीरो, R2 नॉन जीरो, R3 इज 0। तो यहां पे B11 नॉन जीरो आएगा भाई और B22 नॉन जीरो आएगा। तो ये आ गया, ऐसे डायरेक्टली मत लिखो। अब देखो डेल PL बाय डेल P1 ये कितना आ गया 2B11 P1, डेल PL बाय डेल P2। देखो जब P1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना तो P2 को कांस्टेंट मानते हैं, यही पार्शियल डेरिवेटिव का रूल होता है कि व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल अदर्स आर कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। तो पेनल्टी फैक्टर फर्स्ट वाले का कितना हुआ, ठीक है, और सेकंड ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जाना पड़ेगा, इस तरह के केसेस बन सकते हैं। बस मैंने आपको ये पहचानना बताया यार कि इसके अंदर अगर कभी भी कोई भी केस बन रहा है तो आप कैसे पहचानोगे मेरे भाई कि क्या होगा बी, कौन सा बी नॉन जीरो होगा और कौन सा बी जीरो। अच्छा एक चीज और बताता हूं, मैंने आपको यहां पे बताया था ना लॉस कोएफिशिएंट। हाँ देखो ये जो बी है इसकी यूनिट क्या थी यार, मेगावाट इनवर्स। अब अगर आपको ये इच्छा होती है कि सर हमें तो पर यूनिट में सॉल्व करना है, तो टू कन्वर्ट BIJ इंटू PU मल्टीप्लाई BIJ बाय S बेस, ठीक है। तो यहां पे अगर आप S बेस से मल्टीप्लाई करोगे, S बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी यूनिट कट जाएगी, यूनिट कट गई अगर तो ये क्या हो गया पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब होता है यूनिट लेस क्वांटिटी। तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखना, किसी भी चीज को PU में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द बेस वैल्यू, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन से समझाता हूं ये कॉन्सेप्ट। तो देखो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से करना है। n-1 इक्वेशन कोऑर्डिनेशन से आती है, एक आपकी पावर बैलेंसिंग से आती है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो जरा। अ पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू जनरेटिंग प्लांट हैज द मिनिमम कॉस्ट विद PG1 एंड PG2, लॉस कोएफिशिएंट भी दिए हैं, पेनल्टी फैक्टर ऑफ प्लांट PG1, ठीक है, पेनल्टी फैक्टर ऑफ G1। अब आप क्या कहोगे कि सर लॉस क्या होगा, सारे कोएफिशिएंट दे ही दिए, है ना। तो ये लिखोगे। अब देखना जरा, यहां पे बेटा अगर आपको पेनल्टी फैक्टर निकालना है तो आपने क्या किया, डेल PL बाय डेल P1 किया, 2B11 P1, डेल PL बाय डेल P2 किया, ये बना, ठीक है। अब आपको अगर पेनल्टी फैक्टर चाहिए प्लांट 1 का तो आपको डेल PL बाय डेल P1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यार जरा मुझे ये बताना डेल PL बाय डेल P1 आएगा कितना। ये मत कहना सर ये जो लिखा है इसमें वैल्यू डालो जरा। आलस थोड़ा सा कम किया करो यार, तुम लोग एकदम ना सुस्ती से सत्संग देखने बैठ जाते हो एकदम।
क्या रे सर पढ़ा तो रही हैं, चलो सुन लेते हैं। यहां पे ना B12 में माइनस लगा हुआ है, इस चीज पे ध्यान देना, माइनस P2 कितना है, P2 है 275, ठीक है, 0.2, तो ये आया 30.3 माइनस 2.75, 2.75 कितना आएगा, 5.5, 5.5, 0.055, बताना जरा, यही आ रहा है, 0.245 आ रहा है क्या, बोलो जल्दी से, 0.245 आ रहा है क्या भाई। यहां पे सिर्फ मैंने वैल्यूज डाली हैं, क्लियर है ना, P1 P2 पहले से गिवन था, तो आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। और अगर यही आ रहा है तो L1 बता दो एक बार कितना आ रहा है, फिर L1 बता दो मेरे भाई। चलो गुरजीत ने कंफर्म कर दिया, यही आ रहा है, 1.3245, ठीक है, ये आ गया L1। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी का अगला पार्ट, माइनस दे रखा था ना B12 में, इसीलिए तो माइनस लिया है, B12 नेगेटिव दे तो रखा है आनंद डेटा में ही, वो दिख नहीं रहा था, बस उसको मैंने हाईलाइट किया, ऐसा नहीं कि माइनस मैंने खुद लगाया, वहां लिखा था माइनस। टू इंक्रीज द टोटल लोड ऑन द सिस्टम बाय 1 मेगावाट will cost an additional ₹200. The additional cost to increase the additional cost in rupees per megawatt hour to increase output of G1 by 1 megawatt. देखो इसने बेसिकली ये बोला है कि अगर 1 मेगावाट से सिस्टम का लोड बढ़ाते हैं तो कितना खर्चा आता है, 200 रुपए। तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सिस्टम। ये कितनी है, ये जब भी सिस्टम की इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात आए ना तो ये लैम्डा है। अब इसने बोला अगर जनरेटर 1 पे 1 मेगावाट बढ़ाते तो कितना खर्चा आता, तो बेसिकली इट इज आस्किंग यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ G1। समझ रहे हो, सिस्टम पे अगर 1 मेगावाट लोड बढ़ाया तो खर्चा आया 200 रुपए का, तो ये हुआ सिस्टम का इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब इसने बोला अगर जनरेटर पे इतना लोड बढ़ाते तो कितना खर्चा आता, वो हुआ G1 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब लैम्डा क्या होता है यार, है ना, तो ये 200 और ये अभी आपने निकाला ही है। तो अगर जनरेटर 1 पे आप 1 मेगावाट का लोड बढ़ाते तो कितना आता, देख लेते हैं यार, समझ में आया, ये आता 151 रुपीज पर मेगावाट आवर। ठीक है, ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया ये चीज, मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये था सिस्टम पे 1 मेगावाट बढ़ाने से कितना खर्चा आता है, 200, तो जनरेटर 1 पे बढ़ाने से कितना आएगा, लोड बढ़ाने से जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती है वो क्या होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और यूनिट हमेशा ध्यान रखना, रुपीज पर मेगावाट आवर इज फॉर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, रुपीज पर आवर इज फॉर टोटल कॉस्ट। क्लियर है ना। तो बेटा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के अंदर इतना ही आपको तैयार करना होता है। अब इसके बाद बच क्या गया, एक यूनिट बच गई इकोनॉमिक जनरेशन। तो पहले मंडे इसका डीपीपी कराऊंगा और ट्यूसडे से इकोनॉमिक जनरेशन वाला पार्ट कराऊंगा, फिर पावर प्लांट कराऊंगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, न्यूक्लियर, ये सब चीजें कवर करके टोटल 88 लेक्चर्स बनेंगे, जिसमें से 81 हो चुके हैं। तो 7 लेक्चर और बचे हैं आपके, जिसके बाद आपका पूरा पावर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सी यू ऑल ऑन मंडे यार। और अगर आप डिसाइड करते हो अनअकैडमी ज्वाइन करने का बेटा, तो अंकित ईएससी से 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। बेटा 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट एनी इंटरेस्ट।
और अंकित ईएससी से अगर आप जाते हो तो 1 ईयर का आइकॉनिक फीस कितना होगा यार, 45,225, 2 ईयर 66,600. अगेन go for 2 year, per month cost is minimum and you can avail it on EMI without any interest. ठीक है, और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल यार. अनअकैडमी पे ना आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना है @Ankit2047. और ये मेरा टेलीग्राम है यार, जहां पे आपको नोट्स भी मिल जाते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाता है. और अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख भी सकता है 7089047561. ठीक है, बिल्कुल एडिक्टेड पूलर बेटा, सारे टॉपिक कवर करेंगे, सारे टॉपिक. सो थैंक यू एवरीबॉडी. अब हम लोग कल मिलेंगे, मंडे मिलेंगे, कल तो नहीं मिलेंगे, मंडे मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस. ओके आनंद बिल्कुल फोन कर सकते हो बेटा 7089047561. अब हम मंडे को मिलेंगे बेटा, और मंडे हम लोग क्या करने वाले हैं, मंडे हम लोग इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का डीपीपी लगाएंगे. थैंक यू.